हिंद की कांग्रेस विचारधाराओं को छोड़ दीजिए, जातियों में बट गई थी। कुंवर अर्जुन सिंह को क्षत्रियों का नेता कहा जाता था, असली को श्रीनिवास तिवारी को ब्राह्मणों का। आज हमारे स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शालिग्राम शर्मा जी हैं। आप कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें कि चाहे वो अर्जुन सिंह रहे हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह रहे हों, तब उनकी सरकारें थी और पंडित जी राजनीति पर जब विश्लेषण करते थे, समीक्षा करते थे, तो सरकारों को उन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था। आज वह शख्सियत हमारे साथ हैं टीवी फर्स्ट के चैनल में। और पंडित जी, आपका टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीति का मुख्य ट्रेंड क्या है? मैं मध्य प्रदेश की बात करने से पहले विंध्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी। है क्या, जो विंध्य की राजनीति है वो दरअसल शुरुआत से ही, जब राजाओं का जमाना था तब से ही वैचारिक संघर्षों से जूझती रही है। आजादी के बाद एक ऐसा समय आया कि जो रजवाड़े थे वो भी राजनीति में आए और आम जनता तो थी ही। तब समाजवाद ने विंध्य में इस तरह से प्रस्फुटित हुआ समाजवाद कि ऐसा लगने लगा था काफी समय तक कि यह पुरातनता और नवीनता का एक दिव्य संघर्ष है। कई बार ऐसा हुआ, जैसे यमुना प्रसाद शास्त्री से लेकर के और शक्ति प्रसाद पांडे तक, रामानंद सिंह तक, ऐसे तमाम कई नाम उभर करके आते हैं। शक्ति प्रसाद पांडे के आंदोलन ने तो औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति मचा दी थी। सतना की बिरला फैक्ट्री महीनों बंद रही उनके आंदोलन की वजह से। यह एक राजनीतिक संघर्ष था, राजनीतिक विचारधाराओं का। तब से यह संघर्ष लगातार चलता रहा है। पंडित जी, आपने विंध्य की बात की। विंध्य को डिप्टी सीएम जैसा पद मिला जी, लेकिन क्या कारण है कि रीवा का विकास केवल कंक्रीट और रिंग रोड तक सीमित है? बड़े उद्योग और रोजगार के नाम पर आज भी हमारे हाथ खाली हैं। क्या यह विकास केवल कुछ चुनिंदा लोगों के फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, यहाँ विकास की बात है तो विकास की परिभाषाएं भी बदली है, संदर्भ भी बदले हैं। एक समय था कि जब यहाँ कृषक खेती को ही संपूर्ण विकास का एक जरिया माना जाता था, लेकिन फिर उद्योग आए, फिर चिंतन इतना परिवर्तित हुआ कि जैसे जैसे शिक्षा को बढ़ावा मिला और औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, तो विकास की परिभाषाएं भी बदलती गई। आज सड़क पर चलना हो, कल का रीवा, आज का रीवा लगाइए, कल ये बड़े बड़े ये नहीं थे ओवरब्रिज जो बने हुए हैं, आज इनकी जरूरत है, इसलिए कि आबादी बढ़ी है, लोग बढ़े हैं और विकास की क्रम बढ़े हैं। अब रही बात डिप्टी सीएम की, तो मैं मानता हूं कि विकास की दो धाराएं हैं। एक तो भावनात्मक विकास भी जरूरी है, और जो शहर का विकास है वो तो निर्माणकृत होता है। तो भावनात्मक इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए कि रानी तालाब का विकास भावनात्मक विकास था, इसलिए कि वो स्थल, संस्था हमारी भावना से जुड़ी हुई थी। जैसे सफेद शेर का पुनर्आगमन, यह भावनात्मक विकास है। और निर्माणकृत विकास, तो जो बड़े बड़े ओवरब्रिज दिख रहे हैं, जगह जगह निर्माण दिख रहे हैं, ये निर्माणकृत विकास है। अब बात आती है कि यह विकास क्या कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों के लिए है
या आम जनता के लिए है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकास तो एक क्रम से होता है। सड़क बनती है तो उसमें चुनिंदा या आम लोगों के नाम दर्ज नहीं होते, वो सबके लिए होती है। अब उसका उपयोग कैसे लोग करते हैं, ये मानसिकता पर निर्भर है। तो क्योंकि ये है कि जैसे विकास की बात है, सड़कें हैं और ये ओवर ब्रिज बने हैं, जैसे कि बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि आज यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्टेटों में लोग जा रहे हैं बेरोजगार के लिए। तो यहाँ कुछ ऐसे उद्योग, ऐसे कुछ रोजगार के अवसर, क्या इनके द्वारा से कुछ बनाए गए प्लान कि जिससे कि बेरोजगारी दूर हो? अब एक समय देखिए, मैं रीवा में बहुत रहा तो मैं जानता हूँ, एक समय ऐसा था कि जब गाँव में, क्षमा कीजिएगा परम सत्य बोल रहा हूं मैं, गांव में जब कभी बात आती थी और भीख मांगने वाले ब्राह्मण मिला करते थे तो लोग कह दिया करते थे कि रीवा जिले के हैं। एक समय ऐसा भी था। आज ये है कि जब विद्वता की बात आती है तब रीवा का नाम आता है। तो ये विकास तो हुआ है, ये श्रृंखलात्मक विकास है और सनई सनई होता है। लेकिन पलायन और बेरोजगारी, तो रोजगार के साधन अब जहां तक उद्योग बचे हैं, उद्योग रीवा जिले में आए, सीमेंट फैक्ट्रियां आई, कई तरह के उद्योग स्थापित हुए, आए तो, लेकिन क्या वो समसामयिक हैं, ये सोचना चाहिए। क्या हमारे जनता के लिए उपयुक्त हैं, ये सोचना चाहिए। अब कोई उद्योग ला करके आपने रख दिया और बाहर के लोग आकर के यहाँ काम करने लगे तो उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। तो यहाँ के लोगों को तो रोजगार मिल नहीं पा रहा। हाँ, तो ऐसे इस तरह की अवधारणा पैदा की जानी चाहिए, सोचा जाना चाहिए और ये डिप्टी सीएम साहब को करना चाहिए कि ऐसे उद्योग आए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। पंडित जी, आप विंध्य की रग रग से वाकिफ हैं। क्या मंत्री जी का यह ग्लैमरस जो विकास वास्तव में आम आदमी की जान बचा रहा है, या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है? देखिए, विकास को चाहे आप कोई नाम दे दीजिए, विकास तो एक प्रक्रिया है जो अपनी गति से होती है। चाहे आप अगर आधुनिक विकास आपको करना है तो ये सब करना ही पड़ेगा जो हो रहा है। ये भव्य भवन भी चाहिए, अच्छे शिक्षण संस्थान भी चाहिए, अच्छे कार्यालय चाहिए, सभा भवन चाहिए। ये राजकुमार ये जो बना था ऑडिटोरियम, तो ये भावनात्मक भी है और विकास के क्रम का साक्षी भी है। तो इस तरह के विकास तो हुए हैं, हो रहे हैं। ये इसमें किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप हो या ना हो, वो अपने आप होते हैं। और जब आजादी के बाद से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये ठीक है कि पहले गति कम थी, अब बढ़ गई, ज्यादा हो गई, लेकिन विकास तो शुरू से हो रहे हैं। तो इसमें ये तो हो गई। अब होना ये चाहिए कि आम जनता कहिए या खास लोग कहिए, सड़कें बनवानी पड़ेगी, ओवरब्रिज बनवाने पड़ेंगे, पार्क चाहिए घूमने के, ये सब कुछ ये विकास का क्रम का एक सिलसिला है। जगह जगह ऐसी चीजें चाहिए कि हम कह सके कि हमारा रीवा सुंदर है, खूबसूरत लग रहा है, ऐसे दृश्य भी चाहिए। तो मूर्तियां लगवानी पड़ेगी, पेड़ पौधे चाहिए, हरियाली चाहिए, ये सब विकास के क्रम में आता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें ठीक है, डिप्टी सीएम आज वो है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, लेकिन ये एक प्रक्रिया है। इसमें ठीक है, जब जो होता है उसे वो मिल जाता है श्रेय, तो उनको श्रेय मिल रहा है, ये अलग बात है। लेकिन ये विकास निरंतर चलता ही रहता है, और विकास ना हो तो थम जाएगा, सिलसिला ही थम जाएगा। फिर आदमी
की गति का क्या होगा? ये हम पंडित जी बात कर रहे हैं चूंकि रीवा की, रीवा में एक क्षेत्र है सिमरिया, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र। सिमरिया की राजनीति में अभय मिश्रा ने जो दल बदल और टकराव का रास्ता अपनाया, क्या वह वास्तव में जनता के लिए या केवल अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए है? देखिए, जहां दल बदल की बात है तो मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि राजनीति, खासकर आधुनिक राजनीति, जब चिंतन की राजनीति थी, विचारों की राजनीति थी, ये लोहिया, ये गांधी, इस तरह के जब विचार थे तो अलग बात थी। आज की राजनीति जहां ठहरी हुई है वहां दल बदल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आज की राजनीति स्वार्थगत हो गई है। स्वार्थगत, हमारा व्यक्तिगत हित किस दल में कैसे है, यह राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इसमें अकेले अभय मिश्रा नहीं है। आप जिस डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे जी, वो भी कभी कांग्रेस के युवक कांग्रेस के वो कोषाध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के एक जमाने में, फिर बीजेपी में आए, आज उप मुख्यमंत्री हैं। तो इसको दल बदल की श्रृंखला में ले लें। दल बदल तब कहा जाता है जब हमारे विचारों में परिवर्तन हो। आज कांग्रेस जहां है, क्या कल वो है वही थी? कल कांग्रेस विचारधाराओं की पार्टी थी, एक विचारधारा थी। आज क्या है? विचारधारा कहाँ? देखिए, कौन सा ऐसा मुद्दा है कि प्रतिपक्ष होने के नाते कांग्रेस के लोग उठा पाते हो? ऐसा कोई मुद्दा बताए अभी तक? तो इसलिए ये दल बदल न कहिए इसको। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभय मिश्रा है उनका सिस्टम जो है टकराव का है या महज दिखावा है? राजनीति में दोनों चलता है। राजनीति में जो दिखाई देता है दरअसल वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जब हम टकराव की बात करते हैं तो टकराव अगर पैदा ना करेंगे हम तो हमें जनता जानेगी कैसे? विस्फोट ना होगा तो सुनाई कैसे देगा? तो टकराव तो हर दल चाहता है, राजनीति का हर नेता चाहता है। मैं कुंवर अर्जुन सिंह के जमाने से देखिए आप, कितने टकराव, कितने क्या क्या हुआ। कहाँ दल बदल की बात करेंगे। जी जी। तो इसे चाहे आप टकराव कहो चाहे राजनीतिक मजबूरी कहो, एक मजबूरी है राजनीति की कि हमें राजनीति में दिखना है और जनता के बीच में रहना है, और जनता को हम दिखाई देंगे, हमारा संघर्ष भी दिखाई दे कि हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता जाने, तब तो जनता हमसे जुड़ेगी। ये है जी। तो पंडित जी, क्या आपको लगता है कि अभय मिश्रा जो है, जो उनका आक्रामक अंदाज है, वो चुनौती देता है या केवल वह अपनी राजनीतिक असुरक्षा को छुपाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं? दोनों बातें हैं। चुनौती देने की कोशिश है और राजनीतिक असुरक्षा को छुपाने की कोशिश तो हर राजनेता करता है। जी। ऐसा कौन सा राजनेता है, चाहे कोई हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, ऐसा कौन सा नेता है जो अपनी असुरक्षा को नहीं छुपाना चाहता? तो उसमें अगर अभय मिश्रा भी है तो कोई अलग थोड़ी, ठीक है वो। पंडित जी, इसी क्रम में अपन बात करना चाहेंगे देवतला विधानसभा की, जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद में से हटने के बाद गिरीश गौतम जी आज अपनी ही पार्टी के भीतर उपेक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? है क्या? देखिए, अब फिर वही बात जहां से शुरू हुई थी वहीं आ गई। एक जब मुझे याद है, श्री घनश्याम सिंह जी एडवोकेट मेरे मित्र हैं, गिरीश गौतम उनके साथ रहते थे, तब ये कम्युनिस्ट पार्टी में थे और कम्युनिस्ट पार्टी के युवकों का अच्छा नेतृत्व करते थे, बड़े बड़े रैलियां निकला करती थी। उस विचारधारा कम्युनिस्ट कहाँ कम्युनिस्ट की विचारधारा, कहाँ बीजेपी में आना पड़ा
और बीजेपी में आने के बाद इन्होंने उस समय के विधानसभा अध्यक्ष को पराजित किया, और विधानसभा अध्यक्ष भर नहीं, बिंद के सर्वमान्य नेता को, जिसकी आज भी शेर सफेद शेर से तुलना होती थी, उसको पराजित किया उन्होंने। इसलिए उस श्रृंखला में उनको माना गया जिसमें श्रीनिवास तिवारी थे, और उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा नहीं है, गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते अच्छे काम किए, लेकिन वो जो विचारधारा है जो शुरुआत से दिमाग में बैठी हुई है, उसको ना आरएसएस स्वीकार कर पाएगा, ना बीजेपी वाले स्वीकार कर पाएंगे। तो जो ये उपेक्षित तो अब रही विकास, अब एक ही चीज दिखती है कि क्षेत्र में विकास करो, आप विकास दिखे, लोगों को संगठित करो, वो दिखे। अब वो आप कितना कर पा रहे हैं? उपेक्षित इसलिए कि मैंने कहा ना कि हम कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी जो वो तंतु पड़ गए हैं चिंतन के, विचारधारा के, वो टूटते थोड़ी हैं। वो अपने समय पर निखर आते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं, और उसका सामने कुछ ना कुछ असर दिखाई देता है। तो आप ही बताओ कि कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से आया हुआ व्यक्ति और उसको आरएसएस वाले अचानक कैसे स्वीकार कर लेंगे, जब तक वो मज नहीं स्वीकार तो डिप्टी सीएम को नहीं कर पा रहे। सत्य ये है, तो फिर कैसे संभव हो? तो ये उपेक्षा तो तय है। अब स्वयं को उपेक्षित हम माने और मान करके कितना संगठित हो जाए, कितना संगठन बना ले, वो अलग बात हुई, लेकिन उपेक्षा तय है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरह में विंध्य में गुटबाजी की राजनीति भाजपा में हो रही है? हर पार्टी में होती है गुटबाजी। जहां राजनीतिक स्वार्थ आ जाते हैं व्यक्तिगत, वहां गुट तैयारी हो जाते हैं। जैसे हमें अध्यक्ष बनना है, आपको भी बनना है, तो गुट तो बनेंगे। तो जब दल बड़े हो जाते हैं, जब तक छोटे रहते हैं तब तक कोई गुटबाजी नहीं होती, और जब बड़े हो जाते हैं तो गुटबाजी ये स्वाभाविक है। ये कांग्रेस में छोटी छोटी पार्टियों में गुटबाजी होने लगी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। क्या देव तालाब में उनका प्रभाव कम हो रहा है? उनके ही लोग उनकी जड़ें काटने में लगे हुए हैं। ये राजनीतिक टकराव जब होता है और वो पारिवारिक संदर्भ में बदल जाता है, तो ये तो होता ही है कि वो उसको पराजित करने की कोशिश करेगा, उसको करेगा। गिरीश गौतम जी के परिवार में ही लगभग टकराव की स्थिति राजनीतिक उत्पन्न हो गई थी, अब हो ना हो, लेकिन काफी समय तक रही। तो ये सब बाहर भी चीजें जाती हैं, तो वो एक संघर्ष पैदा करती हैं, और ये राजनीति में होता है, सिलसिलेवार लगातार होता रहता है। आप कहीं भी देखिए ना, कुंवर साहब की मृत्यु के बाद उनके परिवार में भी टकराव हुआ था। विजय सिंह का एक लेख आया था, मैंने पढ़ा था, तो यहाँ तक कि भाई बहन में भी बात चलने लगी थी। तो ये तो होता है, स्वाभाविक है। अब वो जैसे पंडित जी उम्र दराज भी हो चुके हैं, तो कौन होगा माने उनकी राजनीतिक विरासत का? क्या लगता है कि किसे उनको राजनीतिक विरासत उनको किसी को देंगे वो? गिरीश गौतम जी। अब देखो, विरासत शब्द का उपयोग जब होता है तो कई चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। विरासत किसी के देने से नहीं राजनीति की विरासत मिलती है। विरासत अपने संघर्ष और योग्यता से आदमी अर्जित करता है। उदाहरण के लिए आज जो डिप्टी सीएम है,
बताओ, उनके परिवार में कौन बड़ा नेता था? ठीक है, उनके पिता सामाजिक व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत बड़े ठेकेदार थे, लोगों को अच्छा अच्छी सेवा करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन राजनीति से कुछ लेना देना उनका ना था। लेकिन अपनी योग्यता और अपने संघर्ष से राजेंद्र शुक्ला यहाँ तक पहुंचे। तो विरासत शब्द ही ऐसा है कि वो किसी के देने से नहीं मिलता। अब जैसे श्रीयुत की विरासत का संघर्ष, अब सिद्धार्थ जैसे तौतर में विधायक है, ठीक है, लेकिन हम क्या आप कह सकते हो कि ये श्रीयुत की विरासत लेकर के चल रहे हैं? नहीं कह सकते। व्यक्ति का एक अपना अलग नजरिया होता है, एक अपना अलग अस्तित्व होता है। और श्रीनिवास तिवारी अपने आप में एक अहमियत थे, एक व्यक्तित्व थे, एक विरासत वो खुद थे, और उनको दूसरा कैसे कोई पा सकता है? कुंवर अर्जुन सिंह की विरासत क्या राहुल ले पाएंगे? नहीं, संभव ही नहीं है। विरासत ये किसी के देने से नहीं मिलती, न दी जा सकती। यह तो अपनी योग्यता और अपने संघर्षों और अपने चिंतन और अपने कार्य पद्धति से तय होती है। लेकिन जो एक सफेद शेर वाली धाक थी पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी की, और ये उनका हमेशा ये लेते हैं कि उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो क्या ये सफेद शेरों वाली वो धाक कायम रख पाएंगे सिद्धार्थ? मैंने कहा ना कि वो एक व्यक्तित्व होता है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, वो अलग होता है। उसके जाने के बाद फिर उस तरह का बन जाना। अब तुम कहो कि महात्मा गांधी के लड़के महात्मा गांधी की विरासत ले ले, कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। हाँ, व्यक्ति का एक निश्चित व्यक्तित्व है, और वो एक समय पर उस समय की विचारधारा, उस समय के चिंतन और उस समय की परिस्थितियों से निर्मित होता है। उसको दूसरा कैसे ग्रहण कर सकता है? ये है। पंडित जी, हम रीवा में बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में राजेंद्र शर्मा जी एक बड़े बिल्डर हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं। क्या उनके व्यावसायिक हितों के कारण रीवा में कांग्रेस बैकफुट पर है? मैं देखिए, कांग्रेस की बात ही करनी है तो एक बार हमें अतीत पर नजर डालनी पड़ेगी, है ना। बिंद में हुआ ये था और उसी का परिणाम फिर कुछ ऐसे आए थे कि आज भी दिखाई देते हैं। बिंद की कांग्रेस विचारधाराओं को छोड़ दीजिए, जातियों में बट गई थी। इस बात को कोई नकार तो सकता नहीं, जातियों में बट गई थी कांग्रेस। और काफी समय तक मैं जहां भी जाता था तो ये बातें हुआ करती थी। बहुत समय तक कुंवर अर्जुन सिंह को क्षत्रियों का नेता कहा जाता था और श्रीनिवास तिवारी को ब्राह्मणों का। ये परम सत्य है। तो कांग्रेस इन स्थितियों में आ गई थी और उन्हीं स्थितियों में कांग्रेस की नई पीढ़ी का उद्भव हुआ। उसमें राजेंद्र शर्मा भी आते हैं। अच्छा, चूंकि वो इंजीनियर थे, व्यवसायिक आदमी थे, बिल्डर थे, लेकिन वो श्रीयुत के बहुत करीब थे, लिहाजा उनको प्रश्रय मिला और वो नेता बन गए। लेकिन उनके व्यवसायिकता मानसिकता जो थी वो व्यवसायिक थी, राजनीतिक नहीं थी। ना राजनीतिक आज भी है, वो व्यवसाय उनका पहले है, राजनीति तो व्यवसाय के बाद है। लेकिन इसके बाद भी वो राजनीति कर लेते हैं, उनकी अपनी विशेषता है। तो क्या वो सत्ता में तालमेल बिठाना उनकी मजबूरी है या हर व्यवसाय की मजबूरी होती है जी। कोई भी व्यवसायी हो, अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो उसके व्यवसायिक काम भी तो सत्ता से जुड़े होते हैं। कोई फैक्ट्री लगानी है, कुछ लगानी है, अधिकारी चाहिए, यहाँ तक कि मंत्री तक की सिफारिश चाहिए, तो करना ही पड़ता है।
विंध्य के लगातार नेता जो है वो भाजपा में जा रहे हैं। क्या माने इनका असंगठित जो संगठन इनका, क्या इनके उसके कारण ये कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं? है क्या कि कांग्रेस के संगठन में कुछ इस तरह के बिखराव आए हैं कि जो वाकई विचारधारा को लेकर के चल रहे थे वो अपने आप को दिग्भ्रमित मान बैठे। उदाहरण के लिए जैसे कुंवर साहब का जाना हुआ, श्रीयुत का जाना हुआ, फिर जो नेता है, अब नेताओं की बात कीजिए तो अजय सिंह राहुल मान लीजिए, राजेंद्र सिंह मान लीजिए, ये बड़े नेता हुए यहाँ की। लेकिन इनकी भी जो संगठन से जुड़ी बातें हैं वो कहाँ मानी जा रही हैं? तो जब संगठन में संगठन की क्षमता को नकार दिया जाता है, संगठन को दबा दिया जाता है, जिनमें संगठन क्षमता होती है उनको दबा दिया जाता है। कांग्रेस में ये ऊपर से चल रहा है। व्यक्तियों पर जब राजनीति सीमित आती है संगठन को छोड़ करके व्यक्तियों पर, तब आदमी दिग्भ्रमित होता है, घबराता है, भयभीत होता है और दूसरी पार्टियों में चला जाता है। ये उनकी मजबूरी होती है। पंडित जी, क्या विंध्य के ये दिग्गज नेता जैसे शुक्ला जी हैं, गौतम जी हैं, मिश्रा जी हैं, तिवारी हैं, सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या विंध्य प्रदेश की मांग को इन सभी ने मिलकर राजनीतिक सुविधा के लिए दफन कर दिया? देखिए, पहली स्पष्ट बात यह है कि अगर विंध्य प्रदेश बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, जरा मुझको समझाओ आप। विंध्य प्रदेश की जब भी बात होती है तो कितने जिले लेते हो आप? रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इन 6 जिलों में क्या प्रदेश बन सकता है? प्रदेश तब बनेगा, प्रदेश विंध्य प्रदेश दतिया तक था, पूरा बुंदेलखंड शामिल था। तो बुंदेलखंड वाले अलग मांग उठा रहे हैं, हमको अलग प्रदेश चाहिए। राजा बुंदेला वगैरह तो बिल्कुल ताल ठोक करके। तो एक जो ऐक्य का क्रम है वो जब तक बुंदेलखंड और बघेलखंड एक नहीं हो जाते तब तक विंध्य प्रदेश की कल्पना मात्र है। उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तमाम लोग चले जाते हैं। उदाहरण के लिए मैहर का पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी भी विंध्य प्रदेश को लेकर के चुनाव लड़ा था। लेकिन विंध्य प्रदेश ऐसे एक 4-6 जिलों से तो कोई प्रदेश बन जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ बना उसे विंध्य प्रदेश बन सकता था उस समय, अगर कोशिश की जाती। श्रीयुत जी का तो धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया था विधानसभा में। दिग्विजय सिंह का धन्यवाद देना चाहिए, इस मामले बन सकता था उस समय जैसे छत्तीसगढ़ बना था उस हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मांग बुंदेलखंड की कर रहे हैं और हम मांग 6 जिलों की कर रहे हैं। तो एक तो विंध्य प्रदेश बन ही नहीं सकता इस तरह से जब तक एकता नहीं होती है राजनीति के लिए, चाहे जो बात करें। अब विंध्य प्रदेश बनाने वालों में जिनकी बात आप कर रहे हो, जिन नेताओं की, वो विधायक है, मंत्री है, वो तो सोचेगी कि हमारी पार्टी बुंदेलखंड में सक्सेस हो, वो सोचेगी बघेलखंड में सक्सेस हो। वो क्यों बात करेंगे विंध्य प्रदेश की? वो कर सकते हैं जो राजनीति, जिनकी दरखती हुई राजनीतिक जमीन दिखाई दे रही है, जैसे नारायण त्रिपाठी वगैरह, ये कर सकते हैं। तो इसलिए यह तो कल्पना समझना चाहिए तब तक जब तक एकता नहीं हो जाती बघेलखंड और बुंदेलखंड में, तब तक विंध्य प्रदेश एक कल्पना है। जैसे शिवराज सिंह जी की सरकार थी, शिवराज सिंह ने एक मऊगंज जिला बनाया, बहुत छोटा सा जिला, शायद जैसे आप प्रदेश की बात कर रहे हैं कि विंध्य प्रदेश बनने लायक नहीं है, और मैहर जिला है, ये 2 जिला उन्होंने बनाया। तो क्या उनकी सोच थी कि जिले बढ़ाकर और फिर विंध्य प्रदेश बना दिया जाए? नहीं, ऐसी सोच नहीं थी। मऊगंज मजबूरी थी, मऊगंज बहुत दूर पड़ता था रीवा से, तो जिला बनाना चाहिए था। और मैहर इसलिए जिला बना, कटनी के बाद
मैहर का एक ऐतिहासिक नाम था। जी। किसी जमाने में विद्यावती चतुर्वेदी से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर पिटे कुछ हुआ तो मैहर में तो हुआ, मैहर की जेलों में। फिर शारदा देवी का मंदिर, फिर मैहर का उद्योग, मैहर की सीमेंट फैक्ट्रियां, और कई ऐसी चीजें हैं। मैहर में तमाम पूरे देश के लोग श्रद्धालु आते जाते हैं। तो वहाँ की जो व्यवस्था थी वो सुनियोजित चले, इसलिए जिला बना है, और कोई बात नहीं है। पंडित जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और जहाँ तक रीवा की बात हो रही है तो स्वास्थ्य की बात भी होना ही चाहिए। स्वास्थ्य में केवल उन्होंने एक हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी है, दिल की हॉस्पिटल है, उसको खोला। उससे दिल के मरीजों को बड़ी सुविधाएं मिली, और लगभग मरीज वहाँ आते हैं, इलाज भी लोगों का होता है। लेकिन जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पर सारी सुविधाएं तो सब हैं, सभी मशीनरी है, लेकिन उनको चलाने के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए, जो कर्मचारी चाहिए, वो है नहीं। तो फिर कैसे इस तरह की सुविधा जनता को मिल पाएगी? हाँ, क्या मतलब, बिल्कुल सबसे ठीक है आप मशीन ले आओ, लेकिन मशीन लाने से पहले चलाने वालों तो चाहिए, तब तो वो काम करेगी। ये तो कोई मतलब नहीं। तो ये सोचना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को सोचना चाहिए, राजेंद्र शुक्ला जी को, ये कि जो ठीक है उन्होंने मेहनत की, अच्छे इलाज की कोशिश की, मशीनें ले आए, उनको स्थापित कर दिया, लेकिन वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए, इस पर भी निगाह रखनी चाहिए। तब तो मतलब है, ये तो क्या मतलब। और जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो अगर किसी की सिफारिश हो तो बड़ी गंभीरता से उसका लेते हैं, और नहीं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कई बार। देखो, ये एक मानसिकता बन गई है प्रशासनिक सिफारिश, ये प्रशासनिक अधिकारियों की हो या डॉक्टरों को ही हो, एक मानसिकता बन गई है। खासकर डॉक्टर की पेशा तो अब व्यवसायिकता पर उतर आया है, अब व्यवसायिक हो गया है। अकेले सेवा का धर्म नहीं रह गया डॉक्टरी, अब व्यवसाय बन गया है। उस स्थिति में वो पहले, क्षमा करना, सत्य है कि डॉक्टर पहले देखता है कि इसके पास मरीज के पास पैसे हैं कि नहीं है, तब काम करता है। और इस बीच सिफारिश आ गई तो थोड़ा सा वो झुक जाता है। तो ये जब तक वो भावना नहीं आती जो सेवा की है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें कोई राजेंद्र शुक्ला ना कुछ कर सकते ना हम आप कर सकते। ये एक मानसिकता है। जब तक डॉक्टर सोचता था, वैद्य सोचता था कि हम तो सेवा के लिए है, मरीज की, रोगी की सेवा के लिए है, तब तो उसकी मानसिकता वो रहती थी धार्मिक। अब हो गई है व्यवसायिक, तो इसमें किसी पर दोष थोड़ी बढ़ सकते हैं। पर बड़े बड़े नर्सिंग होम, रीवा में बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल चुके हैं, लगभग हब बनता जा रहा है नर्सिंग होमों का। और वही डॉक्टर जो संजय गांधी अस्पताल या इसमें सुपर स्पेशल अस्पताल थे, वो वहां से इस्तीफा देकर, छोड़कर, और वो अपनी हॉस्पिटल चला रहे हैं। बताए ना कि व्यवसायिकता है ये। तो जब सेवा धर्म व्यवसाय बन जाता है तो ये तो चलता ही चलता है। जहां उनको ज्यादा पैसा मिलेगा वहां वो जाएंगे, इसलिए कि वो पैसे के लिए है। कोई आपके ठीक है, आप ठीक हो जाओ, भगवान की कृपा है, लेकिन पहले वो पैसे को देखते हैं, बाद में आपके शरीर को। इसीलिए तमाम रोगी बेचारे भटकते रहते हैं। तो ये एक भावना के साथ खिलवाड़ जो हुआ है, जो, और मैं तो कहूँगा कि जैसे धार्मिकता में कुछ पुजारी ऐसे होते हैं कि जो कई श्रद्धा के साथ होते हैं, कुछ दक्षिणा और पैसे के लिए होते हैं। लगभग डॉक्टर भी वही हो गए हैं। उसमें एक मानसिक प्रक्रिया है, और जब तक वो भावना नहीं आती सेवा की, और तो वो सिफारिश वाला धंधा चलते रहेगा। यहाँ तक ये भी देखने को मन मिलता है पंडित जी कि जैसे मरीज वहाँ आए तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको सलाह देते हैं कि आप प्राइवेट में जाइए। तो क्या ये सुविधाएं यहाँ नहीं मिल सकती? इसलिए कि उन डॉक्टरों को, ये एक जगह थोड़ी है जी। ये पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, नागपुर में आप जाओ ना, नागपुर में मेरे संबंध है,
मैं जाता यहाँ की बसें जो है तो वो मरीजों से भरी हुई नागपुर जाती है। नागपुर। तो होता ये है कि ज्यादा प्रचार हो गया, नागपुर में अच्छी सुविधा है और अच्छा ऑपरेशन हो जाता है, अच्छा इलाज हो जाता है, तो लोग भागने लगे। लेकिन वहां भी यही होता है, ये क्योंकि ये व्यवसायिकता है, व्यवसाय है, व्यवसाय बन गया है, सेवा अलग हट गई है। और जब इसके लिए चाहिए ये स्वास्थ्य मंत्री को कि सख्ती के साथ एक डॉक्टर अगर अस्पताल में है, सरकारी अस्पताल में है, तो कोशिश ये की जाए कि वो अपने मरीज को प्राइवेट में न भेजे और दवा कायदे से करे, इस पर निगरानी रखी जाए, तब तो संभव है। इसी तरह चलता रहा तो डॉक्टरों के ऊपर कोई अंकुश तो है नहीं, वो तो जैसा उनके दिमाग में आया, उनको पैसा चाहिए पहले, साफ बात ही है। सरकार ने अभी यहाँ रीवा में संजीवनी हॉस्पिटल वो खोली, क्लिनिक खोली। अभी एक हफ्ता पहले की ही बात है कि यहाँ 11 संजीवनी हॉस्पिटल है, तो उनमें एक सप्ताह अंधेरा कायम रहा और मरीज, यहाँ तक कि मरीज टार्च से डॉक्टर मरीजों को देखते रहे और न तो शासन न प्रशासन कोई देखने वाला नहीं रहा। जब यह बात मीडिया में आई तब जाकर प्रशासन हरकत। ये तो लापरवाही है। अब इसमें ये प्रशासनिक लापरवाही है। अच्छा, प्रशासनिक जो अधिकारी है वो अपने आप को बचाएंगे, बचाने के लिए वो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। अब इसमें कोई मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं कर सकता कि बिजली जलाओ कि टार्च जलाओ। ये यहाँ के तो इस पर भी निगाह रखनी चाहिए, चूंकि राजेंद्र शुक्ला यहाँ के विधायक है और वो स्वास्थ्य मंत्री है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी ऐसा कर रहा है, उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, तब जनता का कल्याण है। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं बिंद की, तो बिंद से हमारे अर्जुन सिंह जी थे जो देश में एक नामचीन हस्ती थे। हाँ, और बड़े नेता थे। अब वो नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र हैं अजय सिंह राहुल भैया, कांग्रेस में हैं। क्या कांग्रेस उनको उपेक्षित कर रही है? और वो आज जिस ओहदे पे हैं, जो उनका संस्कार राजनीति के हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो अच्छे उस पर कांग्रेस को बैठाना चाहिए। देखिए है क्या, जहां तक कुंवर अर्जुन सिंह की बात है, वो अकेले राजनेता भर नहीं थे, वो एक संपूर्ण विचारधारा थे। उनको वाग्मय का अध्ययन था, राजनीति के हर पहलू का अध्ययन था और समाज के हर वर्ग का अध्ययन था। वो झुग्गी झोपड़ी वाला हो तो और उद्योगपति हो तो उनकी निगाहों में सब आते थे। तो उनको बहुत अध्ययन था कुंवर अर्जुन सिंह को, इसलिए वो बहुत आगे गए। और रही बात अजय सिंह जी की, तो चूंकि उनके बीच में रहे, उनके परिवार में रहे, तो वो भाव उनमें भी है। अजय सिंह जी राहुल की जो धारणा है वो कुंवर साहब के काफी करीब है, काफी करीब। उस तरह तो नहीं हो सकती, व्यक्ति होता है, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, लेकिन कुंवर साहब के काफी करीब रहे वो, इसलिए वो विचारधारा है। और अगर वो राजनीति के जिन संगठन के पदों में रहे, तो उन्होंने बड़ी शिद्दत, श्रद्धा और निष्पक्षता के साथ अपने पदों के दायित्वों को निभाया है, ये आज तक का। लेकिन अब कांग्रेस के संगठन में मैंने पहले भी कहा कि ऐसी स्थिति आ गई है कि संगठन का जो दायित्व है वो योग्य लोगों को मिल ही नहीं पाता। एक अकेले अजय सिंह नहीं है यहाँ जो इस तरह उपेक्षित कर दिए गए हैं पार्टी द्वारा। राजेंद्र सिंह, अमर पाटन, राजेंद्र सिंह विदेश में पढ़े हुए एक अच्छे नेता है, एक अच्छे इंजीनियर है और अच्छी समझ वाले हैं, लेकिन उनको क्या मिला? कुछ मिला? इसी तरह अच्छा जो पदों पर बैठे हुए हैं यहाँ बिंदु में देखो,
जो पदों पर कांग्रेस ने जिनको बैठा रखा है उनमें संगठन की ना तो क्षमता है, इसीलिए कांग्रेस बिखर रही है, सिमट रही है। कल की कांग्रेस और आज की कांग्रेस देखो आप, ये है। तो अगर ये इस तरह विधायक बस रह जाएंगे अजय सिंह राहुल भैया, तो इस तरह में तो जनता भी कुछ दिनों में इनको नकार देगी। कांग्रेस को ही नकार देगी, नकार ही रही है। वो बिंद जो कभी कांग्रेस का गढ़ समझा जाता था, वहां अब देखो ना क्या हालत है। इंद्रजीत जैसे लोग यहाँ थे, और जहरीवा सतना कहीं भी देखो हर जगह कांग्रेस थी। आज कहाँ है बताइए। तो ये संगठन में जो कमजोरी आई, अच्छे लोगों को नकारा गया, अजय सिंह राहुल हो, राजेंद्र सिंह हो, ऐसे लोगों को नकारा गया, तो संगठन कमजोर हुआ। और संगठन कमजोर हुआ तो लोगों से जुड़ाव कम हुआ। अब व्यक्तिगत जुड़ाव चाहे जितना हो जाए राहुल का या राजेंद्र सिंह जी का, भले चुनाव जीत ले अकेले, लेकिन पूरे संगठन की क्षमता तो उनमें नहीं है कि वो उस दायित्व को निभा करके वो तय कर पाए कि ये यहाँ से लड़ाया जाए, यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा कांग्रेस बिंद में कमजोर हो रही है, और यही सिलसिला चलता रहा तो कमजोर होकर बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी वजह से कई तरह की विचारधारा, बीएसपी जैसे कांग्रेस की इसी कमजोरी से तो ये सब दल पैदा हुए थे, और ऐसा फिर होगा। आज हमारे स्टूडियो में पंडित शालीग्राम शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, उनसे कुछ राजनीतिक चर्चा हुई, और ये अच्छा अवसर टीवी फर्स्ट को मिला कि आज आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे स्टूडियो में आए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, और आपके सब दर्शकों का और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद हमारी तरफ से।